हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान भूगोल का टेस्ट नंबर 18। भूगोल टेस्ट नंबर 17 तक हो चुका है और भूगोल के अलावे आपको हिस्ट्री कराया गया है, पॉलिटी कराया गया है, इकोनॉमिक्स कराया गया है। तो आप वहां जाइए, आप प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा क्रम से दोस्तों। और जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये बिहार टेक्स्ट बुक क्लास 9th एंड क्लास 10th से कराए जा रहे हैं। और जिन दोस्तों को अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है दोस्तों, ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार। तो यहाँ से भी आप जा करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है ना। अब दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताना है। दक्कन के पठार के बारे में सबसे पहले जान ले कि ये है कहाँ। तो दक्कन के पठार जो है भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है ना। मेन रूप से ये महाराष्ट्र में है और इसके अलावे भी आपको थोड़ा सा पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात राज्यों में भी ये फैला हुआ है, लेकिन मेन रूप से ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो निर्माण हुआ है लावा के द्वारा हुआ है। लावा मतलब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है दोस्तों, और उसके जमने से जो पठार का निर्माण होता है उसी को कहते हैं लावा के द्वारा निर्मित पठार, है ना। तो दक्कन का पठार का निर्माण इसी के द्वारा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखें 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये बहुत बड़ा पठार है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है, दक्कन के पठार का विस्तार किस राज्य में है। अभी आपको बताया कि जो इसका विस्तार है मेन रूप से है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में देखने को मिलता है। उसके अलावे मध्य प्रदेश में भी ये है और पश्चिमी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु तक भी ये फैला हुआ है। तो ये इसका विस्तार है, लेकिन अगर ऑप्शन में ज्यादा करके आपको महाराष्ट्र के अधिकांश भाग ऑप्शन में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर की पश्चिमी घाट। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना टाइपिंग में, तो यहाँ पश्चिमी होगा, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको बताना है जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये हमारा देखिए दक्षिणी भारत है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पूछ रहा है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर में। उत्तर में देखिए यहाँ नर्मदा नदी है, इसके बीच में सतपुड़ा पर्वत है, उसके नीचे है ताप्ती नदी। तो ये है हमारा ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बाएं तट, है ना, ताप्ती नदी इधर की ओर बह रही है, तो दायां इसका ऊपर होगा और बायां इसका नीचे होगा। तो इसके बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी, है ना, दक्षिण में कहां तक, कन्याकुमारी अंतरीप तक। दक्षिण में ये जो दक्षिण है ना, यहाँ कन्याकुमारी है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। तो ये याद रखे कि पश्चिमी घाट पर्वत की जो कहां से कहां तक इसका विस्तार है ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर की पश्चिमी घाट पर्वत का अन्य नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर्वत का एक दूसरा नाम है दोस्तों, उसको कहते हैं सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत, है ना। और देखिए ये कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दे देगा हिमाद्री। तो हिमाद्री नहीं होगा, क्योंकि हिमाद्री कहा जाता है जो हिमालय का जो भाग था सबसे उत्तरी भाग। हिमालय 3 भागों में बांटे थे हम लोग, तो हिमालय के जो सबसे उत्तरी भाग है इसको कहा जाता है हिमाद्री। इसको महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो इसको हिमाद्री कहते हैं और इसको सह्याद्री कहते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सह्याद्री कहा जाता है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत को। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर पर्वत है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सिनकोट्टा घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट घाट है जो हमेशा पूछा जाता है ना। ये दर्रे हैं, क्या है ये, दर्रा। दर्रा मतलब क्या होता है, रास्ता, मतलब दो पहाड़ों, ये 2 पहाड़ है, ठीक है। ये 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है इसी को कहते हैं क्या, दर्रा, है ना। तो ये जो 4 दर्रे हैं ये कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत में है। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों महाराष्ट्र में है। और पाल घाट जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कर ले, इसको याद कर ले, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी घाट पर्वत कहाँ पर मिलती है। अब देखिए इसको मैप के द्वारा समझे थोड़ा सा। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, ये हो गया क्या, पूर्वी घाट पर्वत। तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है, इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी।
है ना? नीलगिरी की जो पहाड़ी है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किस राज्यों में फैली हुई है? तो नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन-कौन राज्य? तो सबसे पहले याद रखिए तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु, दूसरा हो जाएगा हमारा केरल और तीसरा हो जाएगा हमारा कर्नाटक। तो ये 3 राज्यों में ये फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और इससे हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये मतलब ये क्वेश्चन तो आपको बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे। नीलगिरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर की नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आ गया कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो नाम है उसका दोद्दा बेट्टा, है ना? क्या नाम है? दोद्दा बेट्टा। और इसकी जो ऊंचाई है 2670 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है? और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर की दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अभी हम लोग देखें कि दोद्दा बेटा जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा अनाई और अनाई है कहाँ? तो अनाई दोस्तों देखो केरल में है। ये हमारा केरल राज्य आप देखिएगा दक्षिण में और ये हमारा तमिलनाडु राज्य था, इसके ऊपर कर्नाटक राज्य मिलेगा। तो ये केरल में आपको मिलेगा अनाई और अनाई जो कहाँ है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पे है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां है ना, ये 2 राज्यों में फैली हुई है। कौन-कौन राज्य में फैली हुई है? केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है? देखिए ये थोड़ा-सा मैप के द्वारा समझने वाला चीज़ है। जब तक आप मैप के द्वारा नहीं समझिएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन आप एक बार इसको वीडियो देख लीजिएगा और मैप के द्वारा समझ लीजिएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो जो अन्नामुडी है, ये आपको केरल में पड़ता है और अन्नामुडी जो शिखर है, ये अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर शिखर है। और जो अन्नामलाई जो पहाड़ी है, ये कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 2 राज्यों में फैली हुई है, केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है? लेकिन जो अन्नामुडी है, ये जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, ये कहाँ है? तो केरल में पड़ता है। ये देखिए घुमा-फिरा के आपको 4-5 प्रश्न पूछा जाता है इससे, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अभी हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट पर्वत, अब आपको बताना है कि ये जो पूर्वी घाट पर्वत है, यानी ये हमारा पूर्वी है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो विस्तार है महानदी घाटी से, यहाँ उड़ीसा में बहती है महानदी। महानदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में बहती है, ठीक ना? तो ये भी याद रखें, उड़ीसा में महानदी बहती है और महानदी पे ही एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध, आपको पता होगा। जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये महानदी जो है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, अभी यहाँ पढ़े नीलगिरी तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में फैला हुआ है। तो यहाँ महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक ये जो फैला हुआ है 1800 किलोमीटर लंबाई में, यानी पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार हो गया महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक 1800 किलोमीटर लंबा, है ना? तो ये बातें याद रखिए, इससे संबंधित जितने भी आपको बताए याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? महेंद्रगिरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है दोस्तों, ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका उड़ीसा राज्य, यहाँ पे मिलेगा। तो ये है उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है? और ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी ध्यान रखें। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची, ये पूर्वी घाट पर्वत है ना? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका महेंद्रगिरी और ये है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की नल्लामलाई तथा पालकोंडा पर्वत कहाँ है? तो नल्लामलाई तथा पालकोंडा 2 पर्वतें हैं, तो ये कहाँ है? तो ये आपका मिलेगा यहाँ आंध्र प्रदेश। तब ऊपर, इसके ऊपर उड़ीसा है, तो उड़ीसा के नीचे जस्ट देखिएगा तो ये है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर क्या बना था? तेलंगाना राज्य। 2 जून 2014 को, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ है नल्लामलाई तथा पालकोंडा, 2 पर्वत है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि अन्नामलाई, है ना? अन्नामलाई, पचमलाई, सेवराय, पालनी, वेलंगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये है आपको तमिलनाडु में, ठीक है? ये सब पहाड़ियां बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछ ली। सेवराय पहाड़ियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। पालनी पहाड़ियां बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पचमलाई ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। अन्नामलाई बहुत बार पूछा गया है। तो सभी पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर की पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? अब देखिए पश्चिमी घाट अभी पढ़े थे,
अब बताना है आपको कि पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, थोड़ा-सा समझने वाला चीज़ है। यहाँ जो पश्चिमी घाट है इसके इधर क्या है अरब सागर है ना? अरब सागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो दोनों साइड क्या हो गया है मैदान का निर्माण हो गया। मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो नदी के माध्यम से होता है। यानी पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं और इधर पश्चिम की ओर बहती है और बहने की वजह से उससे एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये तट भी है और मैदान भी है। तो इसका विस्तार आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में खंभात की खाड़ी, यहाँ गुजरात के नीचे देखिएगा, यहाँ जहाँ हम टिक कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा आप मैप में उत्तर में खंभात की खाड़ी वहाँ दिखेगा। तो वहाँ से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को इसको कोमोरिन भी कहते हैं, है ना? कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक ये फैला हुआ है। कितने चौड़ाई है इसका? तो मात्र 10.60 चौड़ाई है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका चौड़ाई कितना है ये भी पूछा जाता है। तो 10.60 यानी 10 किलोमीटर लगभग 11 किलोमीटर आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो याद रखिएगा, है ना? कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में खंभात की खाड़ी, यहाँ है खंभात की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी, यहाँ अंतरीप तक ये फैला हुआ है 10.60 किलोमीटर लंबाई में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न की पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अब देखिए क्वेश्चन क्या आया कि ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, है ना? तो इसको मान लीजिए 2 भाग में बाँट दिए, तो इसके उत्तर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट और दक्षिण वाले को क्या कहते हैं? मालाबार तट। यानी केरल है इधर, तो केरल के जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। और इधर महाराष्ट्र है ना? यहाँ कर्नाटक है तो इसके तट को कहते हैं कोंकण तट। तो ये आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार-बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मालाबार तट किधर है? तो केरल के जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। यानी पश्चिमी घाट पर्वत का जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी, अभी हम लोग पढ़े पश्चिमी तटीय मैदान, ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है दोस्तों ये काफी चौड़ा हो गया है। क्यों चौड़ा हो गया है? पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ये पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि जितनी भी नदियां निकलती है ना दक्षिण भारत की, वो पश्चिमी घाट यानी इससे निकलती है, वेस्ट इससे निकलती है और इधर पूर्व की ओर बहती है ना, इसे निकलते हैं और पूर्व की ओर बहती है। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जिसके वजह से सारी नदियाँ कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर बहुत छोटी-छोटी नदियाँ बहती है, यानी जो अरब सागर में गिरती है बहुत छोटी-छोटी नदियाँ। मात्र केरल में पेरियार नदी है, गोवा में हमारा मांडवी नदी है और नर्मदा और ताप्ती 2 महत्वपूर्ण नदियाँ और है। तो इधर बहुत कम नदी है, लेकिन जितनी भी नदियाँ गिरती है वो आपको गिरती है बंगाल की खाड़ी में और इसके वजह से बड़ी-बड़ी नदियाँ गिरती है और वहाँ मैदान का निर्माण ज़्यादा लंबा-चौड़ा हो चुका है। तो आपको बताना है फिलहाल कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में गंगा के मुहाना, इधर से गंगा नदी आती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश होते हुए। तो उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, यहाँ आपको कन्याकुमारी आपको है तमिलनाडु में, यहाँ तक फैला हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलिए, और दोस्तों ये हमारा चैनल है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिस दोस्तों को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जॉइन करें इसे, यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। और ये फेसबुक पेज है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उस पे सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, मेरा पेज आ जाएगा, उसको बस एक लाइक कर दीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको 16 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? अब देखिए कह रहा है कि ये जो पूर्वी तटीय मैदान था, है ना? ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई जो है 160 से 350 किलोमीटर है ना? जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कितना था? मात्र 10 से 11 किलोमीटर। लेकिन इसकी अपेक्षा जो पूर्वी तटीय मैदान है कितना है? 160 से लेकर के 350 किलोमीटर तक लंबा है, चौड़ा है ना? तो ये काफ़ी चौड़ा है क्योंकि बड़ी-बड़ी नदियाँ यहाँ आकर गिरती है और अपने मलबा के द्वारा यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है और जिससे यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो गया, बहुत चौड़ा मैदान। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अब देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी दक्षिण क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो दक्षिण भाग जो ये हमारा तमिलनाडु है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल। ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपको पूछा गया है कि तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहते हैं। तो इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट
कहते हैं। और इसके जो ऊपर है इसको कहते हैं गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट या फिर इसको उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। जो उड़ीसा का जो यहाँ पे उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा का जो तट है इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है दोस्तों, और इसको गोलकुंडा तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर की थार मरुस्थल कहाँ है। तो मैंने कल भी बताया था कि थार मरुस्थल जो है ये कहाँ है, राजस्थान है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ऑप्शन में आपको दे सकता है राजस्थान, राजस्थान के पूर्वी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, तो आपको मारना है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और ये लंबा कितना है, तो 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो ये बातें आप याद रखें। और ये भारत का एकमात्र मरुस्थल यही है, थार मरुस्थल, जो उष्ण मरुस्थल है यानी गर्म मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल ये दो प्रकार की होती है, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। जो जहाँ जम्मू कश्मीर में है तो उसको वो भी मरुस्थल ही है, लेकिन उसको ठंडी मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन जो राजस्थान में है उसको कहते हैं गर्म मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्रफल, सॉरी, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। हाँ, जो भारतीय मरुस्थल है यानी थार का मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,04,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर की, बालू के टिब्बों तथा बरखान के विस्तार कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, बालू के टिब्बा और बरखान ये जो देखने को मिलेगा आपको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्योंकि वहां जो क्या होता है ना, बहुत तेज आंधियां चला करती है, बहुत तेज आंधियां चलती है। और वहां क्या होता है, बालू होता है ना। बालू होता है तो बालू आंधियों के द्वारा उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और जब आंधी शांत होता है तो बालू वहां ले जाकर क्या कर जाता है, ढेर कर देता है। और उसी से क्या निर्माण हो जाता है दोस्तों, एक टिब्बा का निर्माण हो जाता है। मतलब ऐसे टिब्बा, उठ बहुत ऊंचा टिब्बा या बरखान उसी को कहते हैं, तो निर्माण हो जाता है। इसी ये कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ बहती है। तो लूनी नदी दोस्तों कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है ना। कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है लूनी नदी। और एकमात्र जो ये नदी है ये राजस्थान में जो बहती है, यानी बड़ी नदी है। और ये अंतः प्रवाह वाली नदी है। मतलब ये कच्छ के रन में जाकर के कहा क्या करती है, खो जाती है। कच्छ के रन में ये खो जाती है, मतलब इसका मुहाना बन जाता है कच्छ के रन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर की, भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है लूनी नदी, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। क्योंकि ये कच्छ के रन में जाकर के खो जाती है, यानी उसका मुहाना बन जाता है कच्छ के रन में। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर की, लूनी नदी का मुहाना कहाँ है। तो कहाँ है, कच्छ के रन में इसका मुहाना है, अभी आपको बताए। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप समूह हैं। तो ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इसमें कितने द्वीप समूह हैं, तो इसमें लगभग 572 द्वीप समूह हैं, है ना। जैसे इसी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अरब सागर में कौन सा है, तो ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसमें 36 द्वीप पे आबादी है दोस्तों, 572 द्वीप पे मात्र 36 द्वीपों पर आबादी है। अगला प्रश्न है आपका 25 कि अरब सागर में लगभग कितने द्वीप हैं। अब देखिए, पूछ रहा है कि ये अरब सागर है, ये हमारा अरब सागर है। और अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो अरब सागर में 47 द्वीप हैं। लेकिन अगर पूछता है क्वेश्चन कि ये हमारा लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में हमारा 36 द्वीप है। लेकिन टोटल अरब सागर में कितना द्वीप है, तो 47 द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। तभी आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी में है ना। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार का ही द्वीप समूह में ही है, सबसे दक्षिण में, है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ मुख्य अगर लगा दिया जाए, है ना, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की, अंडमान और निकोबार द्वीप अलग होता है। तो अंडमान और निकोबार, अभी देखिए, ये है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो द्वीपों से मिलकर बना है। तो ये है अंडमान और, देखिए ऐसे है, हाँ। तो ये जो द्वीप है दोस्तों, ये कितने डिग्री से अलग होता है, तो ये 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होता है। 10 डिग्री चैनल, चैनल मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। चैनल मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये 10 डिग्री चैनल से
अलग होता है। देखिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़े ना तो अपने पास एक मैप ज़रूर रखें ज्योग्राफी का, इंडिया का मैप रखें या फिर वर्ल्ड का मैप रखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि जैसे हम मैप बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा आप उस मैप को देखिएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 28 कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? अभी आपको बताए थे कि भारत का अगर पूछे सबसे दक्षिणी बिंदु तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, आपके बुक में दिया गया है 6 डिग्री 30 मिनट, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उसमें दिया गया है ना? तो ये थोड़ा-सा अंतर हो जाता है बिहार टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है ये 6 डिग्री 45 मिनट, लेकिन बिहार में वाला बुक में दिया गया है 6 डिग्री 30 मिनट। तो ये दोनों आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न कि लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? तभी आपको बताएं कि लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? ये हमारा अरब सागर है। तो अरब सागर में है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप। हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है और इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बताए थे 36 द्वीप है, लेकिन अरब सागर में टोटल कितना द्वीप है? तो 47 द्वीप है। 36 है आपका लक्षद्वीप में, है ना? लेकिन 47 क्या है? टोटल है अरब सागर में। अगला प्रश्न है 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? तो इसका निर्माण हुआ है परवाल के निक्षेप के द्वारा। परवाल जो होता है ना, ये एक प्रकार का जीव होता है और जब ये जीव मर जाता है तो इसका ऊपर का जो खोल होता है, वो पानी के अंदर क्या होता है? जमते जाता है। जमते-जमते ये एक पहाड़ का रूप ले लेता है ना? ये जमते-जमते क्या करता है? एक पहाड़ का रूप ले लेता है और ये एक द्वीप बन जाता है। बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लगता है इसको बनने में। ऐसा नहीं कि 2-4 साल में बन जाता है, इसको लाखों करोड़ों वर्ष लगता है और ये एक पहाड़ का रूप ले लेता है। फिर बाद में क्या बन जाता है? ये एक द्वीप बन जाता है। इसी को कहते हैं परवाल निक्षेप के द्वारा। निक्षेप मतलब क्या होता है? जमा होना। निक्षेप का मतलब ही होता है जमा होना। तो परवालों के जमने से जो पर्वत बनते हैं उसी को कहते हैं परवाल निक्षेप। ठीक है? तो लक्षद्वीप का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। बहुत बार आपको एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो ये हमारा था दोस्तों आज का टेस्ट नंबर 18। आपको कैसा लगा? आप लोग ज़रूर-ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा-सा अच्छा लगता है हमें। और बताइएगा कि अगर किसी प्रकार का आप लोग बदलाव चाहते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा और ये फेसबुक पेज पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट, तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।